अब हमने एक लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड करा था। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर हमने देखा था कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी में लैग बिहाइंड कर गए, राइट। ठीक है, उनको वापस से इकोनॉमी के अंदर लाने के लिए जो चीज हम कर रहे हैं दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मतलब उनको वापस पैसा दे रहे हैं, तो उन प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पीएसएल और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, राइट। मैंने कहा था कि बैंक्स जो होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर उनको 40% ऑफ एएनबीसी उनका रखना पड़ता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैंक। किसी बैंक को 75% भी रखना पड़ता है, किसी को 60% भी रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया था, राइट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर अगर मान लीजिए कोई बैंक फेल हो जाता है, इफ एनी वन फेल, एक बैंक फेल हो गया तो फिर क्या होगा उसके साथ, तेरा क्या होगा रे कालिया, राइट। इस बैंक का क्या होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो देखो, अगर मान लो मेरे को प्रायोरिटी सेक्टर में मान लो 40% ऑफ एएनबीसी मेरा बनता था, राइट, मान लो 100 रुपीज, और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो कर पाया हूँ, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लैंडिंग कर पाया हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज कर पाया हूँ। तो 30 रुपीज मेरा अभी बचा हुआ है, राइट। तो अगर नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स होते हैं तो क्या होता है, इस 30 रुपीज का क्या होगा ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो जितना पैसा बचा होता है दैट इज इन दिस केस 30 रुपीज इज लेफ्ट, तो इसको हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि ये पैसा मेरे को दे दे और मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा तेरे लिए, ठीक है। तो ये पैसा लिया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, और उसको कुछ फंड्स होते हैं दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ट, फॉर द डेवलपमेंट, दे आर नोन एज डेवलपमेंट फंड, राइट। तो एक फंड होता है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके अंदर ये 30 रुपए डाल देंगे या तो, या फिर एक होता है नबार्ड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड होता है, राइट। तो नबार्ड के अंदर डाल देंगे। अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे, RIDF क्या होता है, नबार्ड क्या होता है आगे चलकर, है ना। अभी मैं उसके अंदर तुमको चीजें नहीं खोल रहा हूँ, राइट। एक होता है नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना, इसके अंदर या तो इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, या फिर एक होता है सिडबी, राइट। सिडबी तो आपने सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सिडबी के अंदर यहाँ पर इसके फंड के अंदर पैसा डाल देते हैं। इन सब के नबार्ड का फंड होता है, सिडबी का फंड होता है, एनएचबी का फंड होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना। इन सब का क्या है, इन सब का एक तरह से फंड होता है। इस फंड के अंदर ये 30 रुपए डल सकते हैं, ठीक है। अब ये 30 रुपए इस फंड में डल गए ना, तो ऐसा नहीं कि 30 रुपए वेस्ट हो गए उसके, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। बट ये इंटरेस्ट जो होता है बड़ा ही कम होता है, इट इज वेरी लेस। और ये एक तरह से पीनल प्रोविजन है कि आपका पैसा जो है मान लो 30 साल के लिए मैंने सीडीबी में डाल दिया, राइट। तो 30 साल में मेरे को बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट मेरे को बड़ा कम मिलेगा इसके अंदर। तो मेरा ये पैसा ऐसे तो इन्वेस्ट हो गया, सीडीबी में चला गया, नबार्ड में चला गया, बट इस पे जो इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है वापस, इस 30 रुपीज पे मैं बहुत सारा इंटरेस्ट कमा सकता था। मान लो मैं किसी को दे देता 15% का लोन, राइट, ये भी मैं दे सकता था, पर अब मुझको बहुत कम 5 या 6% ही मेरे को इसमें मिल रहा है, और वो भी लंबे समय तक मेरा ये 30 रुपए पार्क हो गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इट्स बेटर कि मैं इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही डाल दूं। तो अगर आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसा नहीं डाला तो उस पैसे के साथ क्या होगा, या फिर आपका टारगेट थोड़ा कम रह गया बच्चों, तो उस कम टारगेट के अंदर क्या होगा उस बैंक के साथ, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है भैया, बैंक का जितना पैसा पीएसएल में डालना था, कितना डालना था तुझे, मेरे को सर 100 रुपए डालना था पीएसएल में। कितने डाल पाए सर, मैं 70 ही डाल पाया। तो बचे कितने, 30 रुपीज। अब इस 30 रुपीज का क्या होगा, इसको किसी ऐसे ही डेवलपमेंट फंड के अंदर डाल दिया जाएगा। और जब इसको डेवलपमेंट फंड में डाल दिया जाएगा तो इस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा, पर वो इंटरेस्ट बड़ा ही कम होगा, है ना। वो एक तरह से पीनल है, पेनल्टी तुम पे लगाई गई कि हमने तुम्हारा पैसा डेवलपमेंट फंड में डाल दिया और इतनी कम इंटरेस्ट रेट पे, 4% इंटरेस्ट रेट पे। अब तुमको ये 30 रुपए मिलेगा तो सही वापस, बट 4% इंटरेस्ट रेट पे उसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 4% ही मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट तुम किसी और को डालकर 15%, है ना, 10%, 8%, राइट, इस तरह से निकाल सकते थे, वो तुमने क्या करा है, वो एक तरह से तुमने डेवलपमेंट फंड पे तुम्हारा पैसा चला गया, पार्क हो गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट ही आपको मिल रहा है। बड़ी नाइंसाफी हो गई सर हमारे साथ। नाइंसाफी इसलिए हुई क्योंकि तुम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा था वो तुम नहीं कर रहे थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर समझो,
scheduled commercial bank having shortfall in the lending to the priority sector shall be allocated amount for the contribution to the rural infrastructure development fund established with the NABARD and अदर फंड्स दैट इज नबार्ड फंड एनएचबी सिडबी इनके कोई दूसरे फंड्स होते हैं उन सब के अंदर एज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम interest rate on the bank's contribution to RIDF or any funds tenure of deposits etc shall be fixed by the RBI from time to time non-achievement of priority sector targets and sub-targets will be taken into the account while guaranteeing regulatory clearance approvals for the various purpose. ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ लैंडिंग के अंदर और सब टारगेट्स के अंदर अगर आपने नहीं कराया तो उसके अंदर फिर आपको क्लियरेंस अप्रूवल और ये सब के लिए ना प्रॉब्लम आएगा रेगुलेटरी और इसके अंदर इसमें देयर विल बी अ प्रॉब्लम राइट कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपने नहीं करा तो आपकी कोई अप्रूवल्स को रोक देंगे है ना कुछ रेगुलेशंस आपको ऊपर ज्यादा इंपोज कर देंगे इस तरह की चीजें आरबीआई कर सकता है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यहां तक सबको क्लियर है अब हम आरबीआई की वेबसाइट में डालते हैं जाते हैं और आरबीआई की वेबसाइट में से ही ये लिया हुआ है ना लेटेस्ट इस तरह से है कि ये है कि एज डिसाइडेड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम देखिए फर्दर द टर्म्स एक आरबीआई की वेबसाइट है ना वो वेबसाइट बड़ी इंफॉर्मेटिव है बच्चों वो देखना बहुत बड़ी वेबसाइट है वो उसके अंदर आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आरबीआई डालकर देख लोगे तो पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा उसमें बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम है जब भी देखो ना उसमें ना बाबा आदम की जमाने की भी चीजें हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 1990s में कैसी हुआ करती थी वो भी है उसके अंदर तो देख लेना वहां पे अपडेट दे रखा है क्या अपडेट लेटेस्ट वाला आपको देखना होगा जैसे ये वाला जो है 19 जनवरी का अपडेट था ठीक है तो लेटेस्ट अपडेट आपको इसके अंदर देखना होगा क्योंकि इसमें बड़ी चीज जो होती है बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होती है आई होप दिस इज क्लियर अब देखो कैसा होता है शॉर्टफॉल इन ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अब ये चीजें याद नहीं करनी है आपको है ना याद नहीं करनी है बट एक बार आपको आइडिया होना चाहिए चीजों का क्या है अगर मान लो लेस देन 5% पॉइंट्स है प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स तो 100 था उसके अंदर उसने 5 पॉइंट उसके कम हो गए राइट तो बैंक रेट -2 परसेंटेज पॉइंट बैंक रेट क्या होता है बैंक रेट एक सिंपल सी चीज है जब आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म है ना लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है रेपो रेट तो शॉर्ट टर्म लोन है राइट लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 20 साल के लिए दे दिया 30 साल के लिए दे दिया 5 साल के लिए दे दिया 10 साल के 3 साल से ज्यादा जो होता है वो लॉन्ग टर्म में कंसीडर होता है तो जब ये आरबीआई जिस रेट पे देता है दैट इज नोन एज व्हाट दैट इज नोन एज बैंक रेट उसको अपन बैंक रेट बोलते हैं राइट तो यहां पर देखो बैंक रेट मान लो अभी जैसे बैंक रेट चल रही है 5.5 है ना तो आरबीआई क्या करेगा इसमें से भी -2 करके देगा मतलब इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा बताओ 3.5% इंटरेस्ट रेट और आपका पैसा मान लो 30 साल के लिए पार्क हो गया और आपको सिर्फ इतना से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इससे बढ़िया तो किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करा देते ज्यादा परसेंटेज मिल जाता आर यू गेटिंग दिस तो यहां पर देखो अगर मान लो 5% है नबो बट लेस देन 10 परसेंटेज पॉइंट अगर 10 परसेंटेज पॉइंट जैसे मान लो 100 है 100 करना था आपने 95 ही कराया मतलब आपने 90 ही कराया तो अगर ऐसा है तो बैंक रेट माइनस तो उस 10 रुपए पे बैंक रेट -3 परसेंटेज पॉइंट ये तो और भी कम हो गया सर बैंक रेट जैसे 5.5 है तो उसमें से 3 माइनस कर दो 2.5 इंटरेस्ट रेट मिलेगा सिर्फ तो पैमाना क्या है पैनल रेट का पैमाना क्या है ये तुमसे पूछ सकते हैं पैनल रेट का पैमाना है बैंक रेट में से माइनस करके वो देते हैं क्यों तो ये क्या हो गया बैंक रेट माइनस समथिंग ठीक है बैंक रेट माइनस समथिंग ठीक है देखो ओवरऑल शॉर्टेज नहीं रहा पीएसएल टारगेट मतलब 40% ऑफ एएनबीसी तो कर दिया था किसी भाई ने तो उसने एग्रीकल्चर में 18% नहीं कर पाया तो उसका क्या रहेगा बैंक रेट -2 परसेंटेज पॉइंट विल बी अप्लाई अब ये चीजें याद नहीं करनी है आपको किसमें कितना रहेगा इसे याद नहीं करना है बट आपको ये तो याद रखना है कि बैंक रेट पैमाना है पैमाना क्या है बैंक रेट इज दिस क्लियर विद एवरीवन सभी बच्चे एक बार बता दें इज इट क्लियर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पीएसएल का अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा सर एक क्वेश्चन था हाँ जी तुषार किन कंडीशंस के अंदर बैंक शॉर्टफॉल कर जाता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अब बैंक एक्सचेंज भी कर सकता था किसी के पास एग्रीकल्चर की शॉर्टेज है एमएसएमई में एक्सचेंज कर सकता था एमएसएमई की शॉर्टेज एग्रीकल्चर में कर सकता था तो अब कैसे वो शॉर्ट कर जाएगा या खुद की इंटेंशनली जैसे बैंक बी था उस तरह से शॉर्ट कर जाएगा इंटेंशनली शॉर्ट कर जाएगा इंटेंशनली भी कर सकते हैं और मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि उसका कंडीशंस ऐसा हो कि वो नहीं कर पा रहा है ठीक है ऐसा भी हो सकता है इंटेंशनली कैसे कर सकते हैं मान लीजिए आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है राइट तो आपने उधर लगा दिया मान लो आपको 15% मिल रहा है राइट तो आपने उधर लगा दिया पैसा और टाइमली आपके पास मान लो पैसा नहीं आ पाया राइट ऐसा भी हो सकता है टाइमली आपके पास पैसा नहीं आ पाया कि आप पीएसएल आपने सारा पैसा अपने अमीरों को बांट दिया अब टाइमली पैसा आ नहीं पाया तो इन दैट केस दैट विल बी फेल्ड ना तुषार जी सर है ना और ऐसा होता है कि बैंक के पास
जैसे पैसा ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा रहता है बैंक के पास। बैंक के पास अगर आप ज्यादातर देखो तो क्राइसिस में ही मनी रहता है। बैंक किसी तरह से मैनेज करता है, इतना ही मैनेज करता है कि डिपोजिटर्स, मान लो 10 डिपोजिटर ने जमा करा रखा है पैसा, राइट? तो अगर 10 के 10 तो एक साथ नहीं आएंगे पैसा लेने, तो वो देखता है कि 3 या 4 डिपोजिटर आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करना, और फिर नहीं होता तो वो आरबीआई के पास जाता है, फिर रेपो रेट में पैसा लेगा, बैंक रेट में पैसा लेगा, इस तरह से। तो बैंक बड़ा ही रिस्क जोन पे चलता है, इसलिए बैंक के अंदर थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो बैंक डिफॉल्ट हो जाता है, राइट? जी सर। ठीक है। अब आगे अगर हम पढ़े इसके अंदर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ऐसा हमने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ा, और मॉनेटरी पॉलिसी तो बड़ी खतरनाक चीज है सर। सर इसमें सबसे अच्छा हमको पता क्या लगा? रेपो रेट लगा सर। रेपो रेट में कुछ नहीं है सर, मतलब बहुत ही सही चीज है। आरबीआई यहाँ बैठा है, यहाँ पर बैंक बैठा है, और बैंक की रेट गिरवानी है ना आरबीआई को, आरबीआई यहाँ से चुटकी बजाएगा, रेपो रेट को कम या ज्यादा कर देगा, ठीक है? और मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज, झटके से देखना सर, मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, आरबीआई ने घटा दिया तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सर राजा तो यही है आरबीआई। पर जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाते हैं, या फिर आप लोग जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको ये रियलाइज होता है कि भाई सबसे बड़ा डॉन तो आरबीआई है। आरबीआई यहां से चुटकी बजाएगा और पूरा मार्केट हिल जाएगा, ठीक है? आरबीआई। अच्छा, किस किस बच्चे ने, मैंने आपको आर्टिकल दिया था वो पढ़ा? किस बच्चे ने पढ़ा बताओ? किसी ने पढ़ा? मनोज ने पढ़ा, और अंजलि गोयल ने पढ़ा, और दीप ने भी पढ़ लिया, फिर और बाकी? सर मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं सर, मेरा नाम ही तुषार है। सर मेरा नाम तलवीन है, मैं क्यों पढ़ूं? तलवीन मतलब सर सुपर स्टार हूं मैं तो, मेरे को सब आता है पहले से सर, वो तो आपका आप पे एहसान कर रहा हूं मैं क्लास में आके, है ना? तलवीन, राइट? वैशाली, अंजलि, तो फिर मैं देना ही बंद कर देता हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टेप उठाता हूँ, तुम लोग बिल्कुल उसको ऐसे देते हो सर, पागल हो आप। हम तो सर जबरदस्ती का एफर्ट मार रहे हो, जबरदस्ती का सर, हमको थोड़ा सिलेक्शन का, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। नहीं देता फिर मैं कल से आर्टिकल देना बंद कर दूंगा, फिर मैंने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, तुमने सपोर्ट करा नहीं। दीप को समझ में आ गया? दीप, अंजलि, मनोज, तीनों को समझ में आ गया था वो आर्टिकल, ठीक है? तो आरबीआई क्या कर रहा है, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कम कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमको सर। मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट जो है ना आरबीआई यहाँ कम करता है, और यहाँ बैंक की मनी सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, राइट? आज एक और दे देता हूं मैं, ठीक है? जिसको करना है वो कर लेना। एक आर्टिकल और दे देते हैं रेपो रेट के ऊपर, एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, तो उसमें और भी चीजें होंगी पर समझ में आ जाएगा सब कुछ, राइट? तो अब देखो, होता ऐसा नहीं है कि हमको लगे कि ऐसा होता है, नहीं। बैंक तो आरबीआई से तभी पैसा ले रहा है ना जब इसका डिपोजिटर का पैसा इसके पास नहीं आ पा रहा है, डिपोजिटर नहीं आ पा रहा है, या फिर इंटर बैंक मनी नहीं हो पा रहा है, या फिर इंटर बैंक मनी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, इसमें इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है? तभी ले रहा है ना बैंक तो बैंक अगर पैसा ले रहा है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा अगर बैंक आरबीआई से ले रहा होता ना, तब तो आरबीआई यहाँ पे कम करता और यहाँ पे कम हो जाती। बैंक किससे ले रहा है? बैंक मेजर मनी तो डिपोजिटर से ले रहा है, मेजर मनी तो, मान लो बैंक ने 100 रुपए लिए तो 100 में से 90 रुपीज तो यहां पर लेगा, और ये 10 रुपीज सिर्फ इससे लेगा, ठीक है? तो ये 10 रुपीज पे ही तो इफेक्ट पड़ेगा बैंक का। बैंक जब अपनी रेट कम करेगा तो उस 10 रुपीज पे ही जो इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे रेपो रेट देखो, आरबीआई जो दे रहा है, आरबीआई जो दे रहा है ना, वो सिर्फ 10 रुपए दे रहा है बैंक, बाकी 90 रुपए बैंक के डिपोजिटर से आ रहे हैं, 90 रुपीज डिपोजिटर इज गिविंग। तो अब आरबीआई मान लो रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो मनी सप्लाई पे इफेक्ट तो इस 10 रुपए का ही पड़ेगा ना, राइट? तो हमें लगता है, हम जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है देखो कितना मस्त चीज है, पर लिमिटेशन ये देखो, पहली लिमिटेशन ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आरबीआई से पैसा ले रहे हैं वो बहुत कम है, तो उसका इंपैक्ट भी मनी सप्लाई पे कम ही पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। रेपो रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेपो रेट, है ना? रेपो रेट की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ना सबसे अच्छा मेरे को रेपो रेट लगता है, इस तरह से। तो मनी सप्लाई जो है मार्केट के अंदर, तो देयर इज ए लिमिटेशंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन वी कंसीडर दिस को, कि क्योंकि आरबीआई से कम पैसा यहां पर लिया जा रहा है, और ये जो पॉलिसी रेट है इसके ऊपर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है, राइट?
देखो, जब भी होता है तो सीआरआर कितना हुआ, एसएलआर कितना हुआ, ये नहीं देखा जाता, रेपो रेट कितना हुआ ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसकी पॉलिसी रेट है। मतलब पॉलिसी रेट मतलब आरबीआई की पूरी पॉलिसी रेपो रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और रेपो रेट खुद एक तरह से 10 रुपए पे डिपेंडेंट है आउट ऑफ 100। अगर पूरा का पूरा आप आरबीआई से ले रहे होते हैं 100, देन इट विल इम्पैक्ट यू। जैसे इधर हुआ तो इधर। तो इस चीज को जो हम बोलते हैं ना कि आरबीआई ने यहां पर रेट कम करा और यहां पे ठकाक से रेट मनी सप्लाई कम हो गया, इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन देखो, यहां पे कम करा, यहां पर कम हो गया। बट एक लिमिटेशन यह है कि ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ठीक से नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे कि आरबीआई जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इन्फ्लेशन को। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि आरबीआई का जो फंक्शन था, अपन आरबीआई के फंक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज द व्हाट, दैट इज द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। अब दूसरा फंक्शन, दूसरी चीज जो है आरबीआई का, ये देखो कि आरबीआई ने मान लो बहुत अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी अपनी कर रखी है ना, बैंक को बिल्कुल टाइट रख रखा है, किसी भी तरह से ना कंट्रोल कर रखा है इन्फ्लेशन को, है ना, मतलब मनी सप्लाई को डिक्रीज कर रखा है आरबीआई ने। और आरबीआई कह रहा है कि भाई साहब मेरा जो टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है मैंने। इतने में अगले दिन आरबीआई जगता है, ठीक है, गवर्नर जगता है आरबीआई का और देखता है इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम से। ओ माई गॉड, कैसे बढ़ गई है? तो आरबीआई देखता है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दी, दैट इज नोन एज मनरेगा स्कीम। और मनरेगा स्कीम निकालते ही जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास भी पैसा आ गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, और वो चल पड़े कहां पर, मार्कर खरीदने। समझ में आ रहा है? ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में फिस्कल पॉलिसी अगर आरबीआई की कॉन्सोनेंस के अंदर नहीं है, और जनरली नहीं होती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट से पूछा आरबीआई ने, साहब मैंने तो पूरा ना कंट्रोल करके रख रहा था, आपने मनरेगा बिना मेरे से पूछे कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलेगी देख भाई आरबीआई, तो तू, तेरी औकात इतनी नहीं कि तेरे से पूछ के मैं काम करूं। दूसरी बात, अगले साल इलेक्शन है, तो तेरा तो क्या है, तेरा तो जॉब नहीं जाएगा, हमारा तो जॉब जा सकता है। तो मैं अपना जॉब बचाऊं कि तेरे से तेरी इन्फ्लेशन को बचाऊं, है ना? तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप सब कुछ दे दोगे अगर किसी को फ्री में, राइट? जैसे होता है ना कि फ्री में बिजली आ जाएगा, फ्री में वाईफाई आ जाएगा, वादे तो ऐसे होते हैं, ठीक है, फ्री में सब कुछ आ जाएगा। तो उसके बाद इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, और इकोनॉमी के अंदर जो पॉपुलेशन होते हैं, सिटीजन होते हैं, दैट विल बिकम पैसिव, एंड दैट इज गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे कि दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। कि जो हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर जो हम कहते हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दैट इज वेरी डेंजरस थिंग इन द इकोनॉमी। और इकोनॉमी उसके कारण बर्बाद भी हो सकती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इकोनॉमी को अगर बर्बादी से हमें बचाना है, देन वी हैव टू डू दिस, कि हमको ज्यादा फ्री बीज नहीं देनी चाहिए, बिकॉज फ्री बीज देने से देखो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो आरबीआई अपना माथा पकड़ लेगा। फिर आरबीआई ना बात करना बंद कर देगा, किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बोलेगी क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहा भाई? तो आरबीआई कहेगा सर कोई मतलब नहीं है आपका, आपके जीवन में मतलब आपका कोई सिद्धांत नहीं है, जो सिद्धांत नहीं होता ना उससे बात नहीं करता। आप तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर दोगे, मैं इतना मेहनत करके मनी सप्लाई को डिक्रीज करता हूँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता हूँ, और आप क्या करते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। तो सर आपका जात धर्म तो होता नहीं है ना? इसलिए तो बोलता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, सॉरी, गलती की माफी, कल से अपन दोनों ना बातचीत करके फिर अपन करेंगे। बोले ठीक है सर, ओके। तो सब कुछ कंट्रोल हो रहा था, आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली, दोनों मिलते थे, बात करते थे, हाँ यार हमको बात मिलकर ही करना चाहिए, जो काम करना चाहिए, ऐसा ऐसा होता था। आरबीआई का गवर्नर आराम से सोया, अगले दिन उठा फिर इन्फ्लेशन बढ़ गई। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि अभी यार, अभी रात को तो पार्टी में बात हुई थी यार, वापस फोन कर गवर्नर यार तुमको शर्म नहीं आते क्या, मतलब यार तुम लोग वापस मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी। बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं करा। फिर क्या हुआ? तो ऐसा हो सकता है कि कभी ड्रॉट आ गया, देखा आरबीआई ने, ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, कोविड आ गया, राइट? इस तरह की जब चीजें आ जाती हैं तो इस पे गवर्नर का कोई एक तरह से कंट्रोल नहीं है, आरबीआई की कोई गलती नहीं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन। कभी मान लो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आ गया, मान लो इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान पर, अब तेल आना बंद हो गया तो महंगाई बढ़ गई। तो आरबीआई का गवर्नर थोड़ा ना जाएगा भाई युद्ध रुकवाने की, मैं जाता हूं भाई युद्ध रोक दो यार प्लीज यार, वहां मेरा इन्फ्लेशन का टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन है।
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की ये लिमिटेशन है कि ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, सप्लाई साइड कंस्ट्रेन आ गया, राइट, या फिर फिजिकल पॉलिसी के अंदर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हो गई, then RBI cannot control the inflation. So these are the different limitations of the RBI or limitation of monetary policy, we can say. Over a period of time, it is observed that the monetary policy failed to control inflation. One reason might be that major portion of the money in the commercial bank is coming from the household. Are you getting this? So effective transmission of monetary policy. This term, effective transmission of monetary policy is not happening. Transmission of monetary policy. अगर ये लिखा हो इसका मतलब क्या है, आरबीआई वहां पे रेपो रेट कम कर रहा है पर मनी सप्लाई जो है यहां पर इंक्रीज नहीं हो रही है मार्केट में। तो इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मार्केट तक ये चीज पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है उससे कम पैसा ले रखा है बैंक ने। सो व्हेन आरबीआई अल्टर्स द पॉलिसी रेट्स, देन व्हाट विल हैपन, देन इन जनरल इंस्टेंट इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द बैंक इंटरेस्ट रेट। बैंक की इंटरेस्ट रेट पे इंस्टेंट इफेक्ट नहीं आता है। But due to lack of financial inclusion, people have to depend on the money lend. अच्छा, ये एक पॉइंट ये हो गया, कवर हो गया सब, राइट, ये वाली चीज। अब दूसरी चीज देखो, एक गांव था, है ना, एक गांव था, इसके अंदर बैंक था ही नहीं, बैंक था ही नहीं। अब बैंक था ही नहीं, बैंक दूसरे गांव में, तो लोग बैंक से लिंक ही नहीं कर पाए, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नहीं आ पाए। तो यहां पे तो एक थे रामलाल, बहुत बड़े रामलाल, बहुत बड़े साहूकार थे, है ना, मनी लेंडर। लोग बाग इनसे ही मनी लेंडिंग कर लेते थे, इनसे ही ले लेते थे। तो यहां तो बैंक, अब वहां पे आरबीआई अगर यहाँ पे रेपो रेट कम कर रहा है, बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट भी कम कर दे रहा है मान लो, और मनी सप्लाई, तो यहां तो कोई इंपैक्ट ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि बैंक से लिंक्ड ही नहीं। यहां तो भाई सब कुछ रामलाल के ऊपर डिपेंडेंट है, यहां पर लोग बैंकिंग से है ही नहीं। तो दिस इज नोन एज कि व्हेन पीपल आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द बैंक। वन रीजन कैन बी दिस दैट बैंक इज नॉट देयर, एक तो बैंक ही नहीं है। दूसरा ये है कि जब बैंक तो है बट लोगों के अंदर इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है कि वो बैंक के अंदर जा रहे हैं। लोग कैसे सोचते हैं, देखो फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टर्म होता है दैट इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके ऊपर कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, व्हेन पीपल आर इंटरेक्टिंग विद द फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर, फॉर्मल मतलब क्रेडिट सेक्टर, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा है मतलब ये जो आदमी है ये आराम से बैंक से इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा है। पर अगर मान लीजिए बैंक ही नहीं है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की पहली प्री रिक्विजिट होगा कि साहब बैंक हो। अगर बैंक ही नहीं है तो फिर ये कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा, जो है ही नहीं उससे इंटरेक्ट कैसे कर। दूसरा, अगर मान लीजिए बैंक है भी, देखिए गांव के अंदर बैंक खुला हुआ है ना, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट देयर। फाइनेंशियल इंक्लूजन उसको भी बोल सकते हैं जब फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट देयर। इसको अपना मनी लेंडर ही अच्छा लगता है, गांव का आदमी। एक बार गया था ये बैंक, बैंक गया, है ना, बिल्कुल किसान आदमी था ये, मोहनलाल। मोहनलाल बैंक गया तो बैंक पे जो गेट कीपर खड़ा था ना, उसने मोहनलाल को ऊपर से नीचे देखा, बोले हाँ क्या, क्या काम है। मोहनलाल वहीं डर गया। मोहनलाल बोले बैंक से लोन बोल लेना है। बोले ठीक है लाइन में लग जाओ। मोहनलाल लाइन में कहा हुआ है, उसको पता नहीं क्या करना है। फिर बैंक का मैनेजर जो दिख रहा है, बैंक का जो जो भी कैशियर वैशियर था, वो उसको बड़ा डाउटफुल लग रहा है। वो बोल रहा है यार ये पैसा लेता है और पैसा लेकर ऐसे पता नहीं कहां डाल देता है, लोगों का पैसा लेकर ऐसा कर रहा है। मेरा पैसा अगर मैंने इसको दे दिया, कल कोई भाग गया तो, और ये तो मेरे को मेरा सुनेगा नहीं। ये जो चौकीदार खड़ा है ये तो लग ही रहा है जैसे कोई भाई लठेत है गांव का। तो और फिर जैसे आया, और इसका एटीट्यूड भी अलग ही रहता है बैंक वालों का, राइट। तो ये क्या है, घबरा गया और ये भाग कर आ गया वापस गांव में, और अपने मनी लेंडर से, मनी लेंडर अपने गांव का आदमी है, इसको जानते हैं भाई, इसका पूरा परिवार यहाँ पे। इनका क्या है, कल को ये बैंक बंद हो गया तो क्या होगा, है ना। और इन्होंने तो बंदूक बंदूक लेके लोग और खड़े कर रखे, दो गार्ड लगा रखे, बंदूक ले रखी उन्होंने। इसके पास तो बंदूक भी नहीं है, कम से कम लाठी मारेगा तो ये तो बंदूक से उड़ा देंगे, पैसा मांगने गया कल को तो ये है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। और लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी जिसके अंदर आप बैंकिंग सेक्टर से एक इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट विल लीड्स टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी अगर कम है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कम होगा। आई होप दिस इज क्लियर।
तीसरा, आपने बैंक में पैसा जमा भी करा दिया, आपका फाइनेंशियल लिटरेसी और ये सब चीजें सही भी है, राइट, आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया, रामलाल ने करा, ओ सॉरी मोहनलाल ने करा दिया पैसा जमा, बट अब पैसा निकलवाने के लिए इसको बैंक तक जाना पड़ता है, देयर इज नो एटीएम्स, एटीएम नहीं है, गांव में एटीएम कहाँ क्या करेंगे खोलकर, राइट, तो इसको भाई दो बहुत दूर तक जाना पड़ता है, गांव के दूसरे कोने में है बैंक, वहां पर जाता है, उसका पूरा दिन निकल जाता है, और इसकी पूरी दिहाड़ी जो है, डेली वर्कर है ये मोहल्ला, तो उसका, तो इसने कहा कि भाई इससे बढ़िया तो दिहाड़ी चलेगी, 600 रुपए का नुकसान हो गया मेरे को तो बैंक से पैसे निकलने में, तो मैं अपने मनी लेंडर से ही कर लेता हूँ। और दिस इज नोन एज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि बैंक नहीं है, बैंक होगा पर फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट देयर, हो सकता है बैंक ना हो, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकता है कि दूसरी फैसिलिटीज जो है जैसे एटीएम्स है और ये सब चीजें हैं, ये सब चीज नहीं है। तो आज हमको, आज भी अगर आज के जमाने में भी तुम देखोगे ना, अभी पता है मेरे को कुछ पैसा निकलवाना था ना कैश में, किसी ने बोला था कैश में ही देना पैसा, राइट, तो मैं पागल हो गया, पर मेरे को एटीएम नहीं मिला। आज के जमाने में भी सारे एटीएम खराब है, आप जाकर देखोगे, क्यों, क्योंकि सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लग गए, तो एटीएम से इतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है, कोई आता ही नहीं एटीएम पे, तो सारे एटीएम, दिस एटीएम इज आउट ऑफ मनी, ऐसा एटीएम नहीं है, राइट, इसमें पैसा नहीं है, इसमें ये नहीं है। मैंने अपने दोस्त को फोन करा, दूसरे एरिया में रहता था वो, बोला हमारे घर से 4-5 किलो, मैंने कहा भाई मेरे को 20,000 रुपए चाहिए कैश में, तो फिर उसने ला कर दिए मेरे को कहीं से घूम घाम के उस दिन। तो ना, तो एटीएम नहीं होगा तो फिर आप, आजकल तो चलो ठीक है वो सब चीजें हो गई हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैम ट्रिनिटी एक है उसके बारे में बात करेंगे, जनधन, आधार और मोबाइल, राइट, ये ट्रिनिटी जो हुई ना, इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ा भारत के अंदर, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी, सबसे अच्छी बात ये थी कि जो गरीब से गरीब आदमी था ना, उसको भी उसने बैंकिंग सेक्टर से लिंक तो करवा दिया था, ठीक है, आपने देखा। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि जब मोदी जी ने बोला ना कि जनधन योजना में स्टार्ट कर रहा हूं, तो सभी बैंक में अकाउंट खुलवा लो, राइट, और उससे पहले लिटरली बोल रहे हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है ना, हाँ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत रिसर्च वर्क के अंदर आई थी इंफॉर्मेशन, है ना, योजना और इन सब बुकलेट्स के अंदर, उससे पहले मोदी जी वादा कर चुके थे कि सबके अकाउंट में 15 लाख डालूंगा। सब लोगों ने सोचा भाई 15 लाख रुपए आने वाले हैं, मोदी जी बोलते बड़े क्रिप्टिक वे के अंदर है, तो कह रहे हैं तो खुलवा लो, तो खुलवा लो, और उस वक्त उनका करिश्मा भी बहुत था, है ना, उस वक्त वो झाड़ू लेके खड़े हो गए तो पूरा भारत झाड़ू लेके खड़ा हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, समझ मारा, क्या क्रिकेटर, क्या बॉलीवुड स्टार, सब कितना करिश्मा था, उन्होंने कुछ बात कह दी ना तो लोग बिल्कुल, मतलब सर आंखों पे रखा है उनको, मोदी जी को स्टार्टिंग वाले फेस के अंदर, बोले थाली बजानी है, थाली बजा देंगे, क्या बजाना है आप बताओ क्या करना है, कोविड के टाइम थाली बजवा दी उन्होंने, देखो कितना करिश्मेटिक था। तो लोगों ने सोचा भाई 15 लाख रुपए आएंगे, तो सबने जनधन अकाउंट खुलवा लिया। अब जनधन अकाउंट खुलवाते सब फॉर्मल सेक्टर से लिंक हो गए, राइट, ठीक है, पैसा नहीं आया बट एक तरह से क्या है, आप देख रहे हैं ये सब चीजें तो हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये देखो, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल, अब मान लो किसी में बैंक ही नहीं है, तो बैंक ही नहीं है तो फिर वो बैंक अपना रेपो रेट इंक्रीज करे डिक्रीज करे, आरबीआई, उसको क्या फर्क पड़ेगा। So due to lack of financial inclusion, people have to depend on the money lender, which results in the parallel economic transaction isolated from the banking system. Supply side constraint due to failure of the monsoon and other natural calamities, flood, cyclones, drought, etc., result in increasing in inflation. Due to expansionary fiscal policy, monetary policy cannot work efficiently. ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, दैट आर द लिमिटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। I hope this is clear to everyone. Anybody has any kind of any doubt, please tell me. तो इकोनॉमिक्स इज नॉट हार्ड, बस इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आपको समझना होगा ना, और आर्टिकल्स दे रहा हूं मैं तो उनको पढ़ो, मैंने और तो किसी सब्जेक्ट में नहीं बोला, पॉलिटी में तो नहीं बोला आपको आर्टिकल्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स के पास वैसे ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। आपको मैं कितना भी सिंपल पढ़ा दूं, तुम्हारे दिमाग में रहेगा यार नहीं, हम जब पढ़ेंगे, अभी ये तो सर ने पढ़ा दिया, हम जब पढ़ेंगे तो हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो आई वॉन्ट टू, और मतलब कि आपका ये जो फियर साइकोसिस है इसको हटाना है मेरे को, दिस इज ए बैरियर ऑब्स्टिकल। तो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ना तो बहुत सोच कर कह रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के लिए, है ना, बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, नहीं, आज ही पढ़ना है आपको, क्योंकि फिर कल मैं दूसरा आर्टिकल दूंगा, उसके अंदर इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ होगा, तो या तो आप मना ही कर दो मेरे को, सर आप मत ही दिया करो, है ना, हम करते तो है नहीं, अब जबरदस्ती, मैं भी तो ढूंढ के पूरा पढ़कर फिर ही दे रहा हूँ तुमको, मेरे को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप या तो मेरे को मना कर दो सर आप रहने दो, या फिर सब पढ़ो,
क्या दिक्कत है, पढ़ो ना आर्टिकल, क्या दिक्कत है, एक बार ट्राई तो करो। तो सभी बच्चे चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना भी कुछ हो, एक रीडिंग हैबिट आपको होना, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा करने से। मैं बता रहा हूँ, रीडिंग करने से, ये इकोनॉमिक्स का आर्टिकल ही पढ़ना सीख जाओगे तो मतलब तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और और चीज नहीं, सोसाइटी वोसाइटी तो ये सब चीजें नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब टिपिकल चीज आप समझ गए, तो छोटी चीजें तो फिर आप समझ ही जाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सोचकर करवा रहे हैं आपको तो उसको आप फॉलो करो, नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। देखो, मैं बोलना नहीं चाहता पर नुकसान हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट जो है दैट इज एक उर्जित पटेल कमेटी, अपन समझते हैं। देखो क्या होता है, एक गवर्नर आते हैं, राइट, कांग्रेस के टाइम पर, है ना, उनका नाम होता है रघुराम राजन। आपने सुना होगा रघुराम राजन। आरआरआर मूवी तो पहले, बाद में आएगी, ये पहले आ गए, राइट। अब ही वॉज वेरी मच स्ट्रिक्ट इन व्हाट, इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो ये जब आया ना, तो उन्होंने रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज करने लगे, है ना। रेपो रेट इंक्रीज करा, थोड़ा पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, फिर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, कभी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। अब ऐसा लगता था इस बार तो नहीं बढ़ाएंगे साहब, पर फिर बढ़ा दिया 0.25। अब लगता था अब तो नहीं बढ़ाएंगे साहब, फिर बढ़ा दिया 0.25। अब लगता था अब तो कम करेंगे, फिर बढ़ा दिया। तो ऐसा होता रहा, राइट। और ये इसलिए होता रहा बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इन इनिशियल टाइम, ठीक है, बिफोर 2015 वाज डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नर। इसको किसी से नहीं पूछना होता था। कल सुबह उठकर गवर्नर ने कहा कि आज से मॉनेटरी पॉलिसी 4%, तो 4%। अगले दिन बोल दिया कि भाई 5%, तो 5%। अगले दिन बोल दिया 6%, तो 6%। अच्छा, रघुराम राजन वॉज वेरी मच फेमस। क्यों? क्योंकि 2009 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे 6-7 महीने पहले उन्होंने ये बता दिया था कि वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। आईएमएफ की एक मीटिंग थी, उसमें बोल दिया था उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे वर्ल्ड के अंदर, और ऐसे ऐसे इस रीजन से आएंगे, और हुआ भी वैसा ही। तो वर्ल्ड के अंदर उनका बड़ा ये था कि भाई ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया। और ये हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, राइट। तो जब ये आरबीआई के गवर्नर बने तो उन्होंने कहा कि मेरे को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो आई विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन लाइक एनीथिंग। और अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज अ गुड थिंग, बट मैंने आपको बताया कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा कंट्रोल करोगे, ज्यादा इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और ज्यादा आप रेपो रेट बढ़ा रहे हो, तो बैंक के पास, बैंक जो होगा रेट देना, ये से मान आपका 4% था, तो बैंक मान लो 8% पे लोन दे रहा था, अब आपने इसको 6% कर दिया, तो बैंक को भी बढ़ाना पड़ेगा भाई। यहाँ पर बैंक को 10% करना पड़ेगा, और 10% जैसे ही बैंक करेगा तो बिजनेसमैन जो होगा XYZ P, ये लोग जो होंगे ये खरीदना बंद कर देंगे लोन। ये कहेंगे इससे बड़ी शांति बैठे रहते हैं, नहीं करेंगे बिजनेस, और इससे बिजनेस एक्टिविटीज इंपैक्ट करेगी। दूसरा, हमने ये समझा था मार्कर वाले को इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा, अब कोई मार्कर नहीं खरीद रहा, बिकॉज लोन रेट इज वेरी हाई, तो रामलाल इज नॉट परचेजिंग द मार्कर। तो व्हेन रामलाल इज नॉट परचेजिंग मार्कर, इसका दिमाग खराब हो रहा है कि यार मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ, कोई मार्कर तो खरीदता नहीं है। इसने 2 फैक्ट्री अपनी पहले से बंद कर रखी, प्लस पहले ये लोन लेता था, राइट, वो लोन रेट भी बढ़िया। तो आप देखेंगे कि अगर एक्सेसिव इस डायरेक्शन में जाओगे तो फिर ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ कम होती है तो लोग बाग बताओ किसका गला पकड़ेंगे, आरबीआई के गवर्नर का पकड़ेंगे कि गवर्नर गवर्नर का पकड़ेंगे, या फिर गवर्नमेंट का पकड़ेंगे? बताओ, गवर्नमेंट का पकड़ेंगे। भाई कर क्या रहो, ना ग्रोथ हो रही है ना, बिल्कुल ठंडा बस्ते में डाल दी इकोनॉमी को, जीडीपी ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लग गई। और गवर्नमेंट इसको बोलती थी, गवर्नमेंट बोलती थी भाई इस बार, अगली बार फिर बढ़ा देता था, गवर्नमेंट को चिढ़ा रहा है जैसे। गवर्नमेंट ने सोचा भाई इससे तो ग्रोथ को इंपैक्ट हो रहा है, व्हेन यू आर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन दैट इट इज इंपैक्टिंग द ग्रोथ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ग्रोथ और इन्फ्लेशन में रिलेशन देखो, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन अगर रहती है तो दैट इज गुड फॉर द ग्रोथ, बिकॉज इस भाई को भी मजा आता है कि हाँ भाई थोड़ी सी इन्फ्लेशन है तो मार्कर महंगा बिक रहा है। तो मॉडरेट जो होता है, अति नहीं, मॉडरेट जो होगा दैट इज गुड। तो फिर क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई कि हमने गवर्नमेंट को इसके अंदर डाल ही नहीं रखा मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। और हमने ना आरबीआई को भी, कोई ऐसा नहीं कि आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 4-5 लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, नहीं, हमने एक ही आदमी को टू मच पावर दे रखी। अब इसका दिमाग सटका हुआ है मान लो, तो इन्फ्लेशन कम ही करने में, मैं क्योंकि मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है इन्फ्लेशन करने, इसका आइडियोलॉजी ऐसी है मान लो कि पहले महंगाई कम हो फिर बाद में देखेंगे ग्रोथ ग्रोथ।
तो ये तो पूरी इकोनॉमी की बैंड बजा देगा अकेला आदमी। तो इतना इंपॉर्टेंट जब है ये रेपो रेट, राइट, तो इस रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए देयर शुड बी अ कमिटी इन विच सर्टेन representative of government should also be there and certain representative of RBI should also be there. अगर ऐसा नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट देयर, तो गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ के ऊपर और एक बैलेंस नहीं बन पाएगा साहब। तो पहले क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी इम्यून फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसके लिए गवर्नर को सारी पावर दे रखी थी, समझ में आ रहा है? बट अब यहां पे ये डिसाइड होता है कि यार हमको एक कमेटी बनानी चाहिए, राइट, और उस कमेटी को बनाने के लिए कि कैसे वो कमेटी बनाए जिसमें गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हो और जिसमें आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव हो, एक कमेटी बनी दैट इज नोन एज उर्जित पटेल कमेटी। ये कमेटी बताएगी कि कितने मेंबर्स गवर्नर के होंगे, क्या होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, कितना आरबीआई के होंगे, एंड सो ऑन। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन। व्हाट इज द प्रॉब्लम यू अंडरस्टूड एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? उर्जित पटेल कमेटी इज द सॉल्यूशन। और उर्जित पटेल कमेटी का नाम था एक्सपर्ट कमेटी ऑन रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। और उर्जित पटेल कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, राइट। उन रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशंस अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, राइट, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी नहीं है। बट कुछ रिकमेंडेशंस जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये था कि देयर शुड बी ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई गवर्नर शुड नॉट only one who decides the monetary policy. There should be a monetary policy committee in which there should be government member also. ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। प्लस देखो, पहले उन्होंने बोला कि सीपीआई जो होता है, अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने पढ़ा नहीं, राइट, फॉर एंकरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, इसको अपने को लेना चाहिए, बट अभी आपने इसके अंदर पढ़ा नहीं। सीपीआई मैं बाद में बताऊंगा आपको। सेट द इन्फ्लेशन टारगेट जो है 4% बैंड के अंदर, मतलब इन्फ्लेशन शुड बी 4% ±2, मतलब 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, 6% के बीच में। और ये क्या है? सीपीआई। सीपीआई जो है 2 से 6% रहे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। खैर, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के। मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग शुड बी वेस्टेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी दैट शुड बी हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डेट एंड कैश मैनेजमेंट मस्ट बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट ऑफिस, जो अभी तक हुआ नहीं है ना? तो ये भी है। ये क्या है? ये अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, बहुत आगे चलकर इवन, है ना। डिटैचमेंट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन फ्रॉम द फिस्कल ऑपरेशन एंड इंस्टेड सोलली टू द लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये क्या है? ये भी अभी नहीं समझ पाओगे। तो अभी जो हमको समझना है उर्जित पटेल कमेटी के अंदर कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमको समझ। तो अब हम समझते हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशंस आई है, जो अभी अपन ने देखा 6 जनवरी को रिकमेंडेशन आई है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी और उन्होंने डिसाइड करा कि वी विल नॉट इंक्रीज, जैसे अपन ने प्रेडिक्ट करा था, हम रेपो रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, 5.25 जो भी है रेपो रेट उतनी ही रहेगी, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक बार चार्जर लगा लूं मैं इसके लिए, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जस्ट अ मिनट। अभी मैं ना इसका टॉपिक्स देखने के लिए ये देख रहा था, पीटी 365। तो बच्चों, अभी सब बच्चे करंट अफेयर्स में परेशान होने वाले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी क्राउड जो होता है ना पीटी 365 पढ़ता है। और इस बार पीटी 365 इतना खराब दे रखा है, आप खुद देख लेना खोलकर, राइट। G7 सबमिट, मतलब 2 लाइन के अंदर G7 सबमिट हो रखे हैं, राइट। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस वाला देख रहा था,
तो कोई भी चीज में डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही नहीं कि G7 कब बना, कैसे बना, क्या हुआ, कुछ नहीं। एससीओ तो बहुत कम, छोटा सा एससीओ के बारे में दे रखा है, एससीओ सबमिट के बारे में, राइट। तो अभी PT 365 आप खुद एक बार पढ़ के देख लेना, राइट, तो आपको लगेगा कि सर ये तो फिर इसमें तो मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए 3 लाइन तो चाहिए ना, 3 लाइन मैं ये देख रहा था, 3 लाइन तो हो उसमें, राइट। और पूरा क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक का, 1 लाइन बेसिक का होता है, एक करंट का होता है, आप देखेंगे उसके अंदर करंट अफेयर्स में, तो है ना, ऐसा नहीं तीनों ही बेसिक के हों, राइट। करंट अफेयर्स ऐसा एक एक लाइन के अंदर करंट अफेयर्स होता है और 2 लाइन बेसिक, या फिर एक बेसिक और 2 करंट अफेयर्स, इस तरह के 3 लाइन्स के क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज के अंदर। PT 365 विजन निकालता है, विजन ने है ना PT 365 निकाली थी 2016 के अंदर, व्हेन आई वाज देयर, ठीक है, पर मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। विजन के अंदर PT 365 निकाली थी, राइट। और वो उस वक्त मैंने भी एग्जाम दिया था 2016 का, ठीक है। तो उस वक्त का PT 365 इतना प्यारा था बच्चों, इतना डिटेल्ड के अंदर, मतलब मैंने काफी चीजें उससे सीखी, सब कुछ दे रखा उसके अंदर, और बहुत ही खुला। आप देखना अभी PT 365 2016 का भी पड़ा है अभी उसके वेबसाइट पे, विजन आईएएस निकालता है, राइट। तो इतना प्यारा था कि उसमें से, और उस वक्त उसमें सारे क्वेश्चन उसमें से आ गए, मतलब उस बार प्रीलिम्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, और सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें से आ गए। तो तब से वो बड़ा फेमस हो गया बच्चों के बीच में कि PT 365 अपन को पढ़ना चाहिए, राइट। अभी पिछले 3 या 4 साल के अंदर उसकी क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई है, आप खुद पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये बच्चे, अब सारे के सारे बच्चे इसको पढ़ रहे हैं PT 365 को, राइट। हम भी देखते हैं, हम देखते हैं यार अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब है ना, अब तो कुछ भी नहीं है बचा इसके अंदर, सब कुछ बिक गया है, गवर्नमेंट वैसा हो गया। तो ये जो चीज है ना, अब सब बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, अब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, दैट इज गारंटी। तो तुम्हारा करंट अफेयर्स अगर तुम, जैसे अपन उसमें तो रिसर्च करके बढ़ा रहे हैं, आपको भी पता है पूरा 1.5 ईयर के अंदर, तो तुम्हारा करंट अफेयर्स अगर थोड़ा भी ठीक हो जाएगा ना, मतलब अगर वो तुम उसको देखते रहोगे ना, तो काफी अच्छा हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो हमको ये सब भी देखना पड़ता है कॉम्पिटिटिव, कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के कॉम्पिटिटर्स क्या क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, और उनको किस तरह से होगा, तो आपको कितना पढ़ाना है, कैसे, ये सब चीज सोचकर फिर मैं करता हूँ। इसीलिए तो सब चीजों में इतना टाइम लग रहा है, राइट। इतना रिसर्च करने में और इस सब में टाइम लग जाता है मेरे को थोड़ा, राइट। खैर, और फिर अपनी ये 2 क्लासेस चल रही है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच, मतलब बर्डन हो गया है बहुत ज्यादा, राइट। बट फिर भी हम लेकर आएंगे पूरा आपको आपका बिल्कुल डाउटफुल मत रहना कि सर करंट अफेयर्स कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे। आप, इससे बढ़िया ये है कि आप करंट अफेयर्स जितने पढ़ा दिए, अभी 45 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, इसको कंप्लीट कर लो भाई। किस किस बच्चे ने अभी तक पूरा का पूरा 45 लेक्चर्स, 1 से लेकर 45 लेक्चर कंप्लीट कर लिए? कौन ऐसा बच्चा है इस क्लास में? वैशाली ने तो कर लिए हैं, वैशाली तो बताती है 43, केतन ने कर लिए हैं। देखो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड केतन। तो ना केतन इज, अगेन आई एम सेइंग, केतन आपकी जैसा इंटेलिजेंट नहीं होगा, पर ही इज वेरी रेगुलर। अंजलि भी रेगुलर रहती है, हर क्लास में आती है। बाकी फिर तुम अपने हिसाब से करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम करंट अफेयर्स अपने हिसाब से कर लेंगे। फिर अल्टीमेटली ये मत कहना कि सर हमारा करंट अफेयर्स के कारण रुक गया, ये शब्द फिर मेरे को नहीं सुनने चाहिए। फिर मैंने देखो, अब ये देखो, ये होता है डिसिप्लिन का इम्पैक्ट। एवरीथिंग इज नॉट इंटेलिजेंसी। आपने देखा केतन नहीं कर रहा कैसे, और केतन अभी मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्वेश्चंस भी लिखता है। केतन सारी क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, केतन क्वेश्चन भी लिख रहा है, वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। पर तुम जब भी उससे बात करोगे तो ही इज नॉट कि हाई हाई तौबा मचा रखी है, सर क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसा नहीं। तो दिस इज डिसिप्लिन। हाँ दीप, तुम भी हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, तुमने तो लेट ज्वाइन करा, बट मैं अब इसके अंदर, क्योंकि केतन, अब केतन का प्रीलिम्स में क्यों हो गया सर, हमारा क्यों नहीं हुआ प्रीलिम्स में, तो दिस इज द रीजन। और आगे भी चल के यही रीजन बनेगा, अगर आप असफल होते हैं तो इसके अंदर यही सब रीजन बनेंगे। हाई तौबा मचाने से जो करना है उसको ठंडे दिमाग से करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इसने पता है, अभी मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी केतन की, केतन ने बोला कि सर जैसे ही मैंने आपका जो कोर्स ज्वाइन करा था, इकोनॉमिक्स का कोर्स ज्वाइन करा था, सबसे पहला काम मैंने ये करा कि मैंने सारी किताबें उठाई और नीचे वाले कमरे में रख दी, मेरे कमरे में से उठा के सारे नीचे। तो बहुत अच्छी लाइन लगी है, मैंने कहा यार ये तुमने सबसे, मतलब बोले मेरे को पढ़नी नहीं है किताबें अब मेरे इसने बोला इकोनॉमिक्स की ये वाली किताब थी मेरे पास, ये वाली किताब थी, है ना, सारी किताबें उठा के नीचे डाल दी। अब दिस इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, यू हैव टू शो इन मी। अब उसने सारी किताबें डाल दी, उसने कहा कि सर अब मैंने ये सब डिसाइड कर लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो सर के लेक्चर्स में से, है ना, ये करना है, एनवायरमेंट करना है सर के लेक्चर में से, कोई किताब नहीं पढ़ूंगा। डिस्ट्रक्शन ही चला गया ना सारा, सारा डिस्ट्रक्शन ही चला गया, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसमें तो रह जाता तुम।
ज्यादा मेहनत करना भी दिक्कत है। अब ये बातें कितनी बार बोलें और कितनी ही बार समझाएं, पर तुम लोग समझते हो नहीं। अब तुम्हें करंट अफेयर की टेंशन सता रही है, ठीक है, बट तुम वीडियोस नहीं देख रहे हो, तुम टेंशन में रह रहे हो। ये क्या बात हो गई भाई? सता रही है तो वीडियो देखो ना। पर सर हमको सिलेक्शन थोड़ा ना लेना है, हमको वीडियो देखना ही नहीं है सर। हमें टेंशन में रहना है हमेशा। हमारा प्राइमरी फोकस तो टेंशन है कि टेंशन में रहे। फिर ये फिर उससे जो टाइम बच जाता है उसमें थोड़ा सा हम पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं सर। हमारा प्राइमरी फोकस टेंशन है सर। हम पैसे इंस्टीट्यूट में क्यों दिए? टेंशन के लिए दिए। टेंशन अगर ऐसे ही मिल रहा होता तो हम प्रिपरेशन में आए टेंशन के लिए सर। हमारा मेन गोल तो ये है कि हम कितनी टेंशन कर ली एक दिन में, ये हमारा। तो उससे जो टाइम बच गया उसमें पढ़ते हैं हम, तो ये तो सेकेंडरी काम है हमारा। बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई नहीं है तुमको ऐसा समझाने वाला, कोई नहीं बोलेगा क्या मतलब है, कोर्स कंप्लीट कराओ, चलो भाई नेक्स्ट। सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। और ऐसा नहीं तुम्हें है नहीं को काबिलियत, काबिलियत है तुम्हें। कुछ कुछ अपनी बिहेवियरल एस्पेक्ट को तुमको करना है, डिसिप्लिन को थोड़ा सुधार लो, थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाओ थोड़ा टीचर के ऊपर, है ना। ऐसे नहीं किसी भी टीचर के ऊपर बढ़ा रहा हो, जो तुमको लग रहा है उस पर बढ़ाओ। दैट इज इंपॉर्टेंट। जो कह रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक है। खैर, कितना ही बोल लो, तुमसे करना तो वही है तुमको। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। लास्ट में एक ऐसा आता है कि अपन वी कैन नॉट चेंज एनीबॉडी। ठीक है। तो आरबीआई एक्ट के अंदर 1934 वाला ही आरबीआई एक्ट, उसके अंदर एक तरह से अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी। तो आरबीआई एक्ट के अंदर एक नया सेक्शन ऐड करा जाता है, दैट सेक्शन इज 45ZB। ये सेक्शन इसके अंदर ऐड करा जाता है और यहां से मॉनेटरी पॉलिसी आती है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 एंड प्रोवाइडेड स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दिस अमेंडमेंट रिमूव द आरबीआई गवर्नर्स पावर टू यूनिलेटरली सेटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी रेट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड सेक्शन 45ZB of amended RBI Act 1934, the central government is empowered to constitute a 6-member monetary policy committee to determine the policy interest rate required to achieve the inflation target. And first such monetary policy committee was constituted on September 29, 2016. So now we will understand what is the monetary policy committee. Monetary policy committee के अंदर बच्चों तीन तो गवर्नमेंट की साइड से आएंगे, राइट। दे आर द गवर्नमेंट नॉमिनीज। और तीन जो होंगे वो आरबीआई की साइड से आएंगे, दे आर द आरबीआई नॉमिनीज। जिसमें एक गवर्नर रहेगा एंड गवर्नर इज द चेयरपर्सन। गवर्नर चेयरपर्सन है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और कोई नहीं है, गवर्नमेंट वाले नहीं है, गवर्नर चेयरपर्सन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। देयर आर 4 डिप्टी गवर्नर्स, इनमें से एक डिप्टी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला है वो यहां पर रहेगा। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक ऑफिशियल होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहा है एक्शंस को, उसका डायरेक्टर जो है, ऑफिसर जो है, दैट इज ऑफिसर ऑफ आरबीआई विल बी देयर। तो गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई विल बी देयर। दिस इज फ्रॉम द आरबीआई साइड। और गवर्नमेंट की साइड से 3 बंदे होंगे। 3 बंदे कौन होंगे? गवर्नमेंट की साइड से होंगे। और ये 3 बंदे कौन होंगे उसके लिए भी एक कमेटी बनाई है, ठीक है। ये 3 बंदे कौन से होंगे गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए भी एक कमेटी बनाई है, दैट इज नोन एज सर्च कम सिलेक्शन। सर्च भी कर रही है और सिलेक्शन भी कर रही है कमेटी। तो अब कभी ऐसा आ जाता है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, तो दिस इज नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दिस इज व्हाट द 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज कौन होंगे उसको सिलेक्ट करने के लिए है, जिसमें जिसका चेयरपर्सन है कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे बड़ा आईएएस। अगर कम उम्र में आईएएस बनते हो तो ही बन पाते हो कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरपर्सन ऑफ सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसके अंदर फिर और भी मेंबर्स होंगे, जैसे आरबीआई गवर्नर इज देयर, बट पहले जो आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होगा वो चेयरपर्सन होगा, इसमें सिंपल मेंबर होगा। और एक सेक्रेटरी होगा इकोनॉमिक अफेयर्स का, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसका सेक्रेटरी होगा। और इसके अलावा 3 और एक्सपर्ट्स होंगे, 3 और एक्सपर्ट्स होंगे। अब इन एक्सपर्ट्स को चुनने के लिए एक और कमेटी होगी, दैट इज नोन एज सर्च। ऐसा नहीं फिर तो फिर अनंत काल तक चलता रहेगा, फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस चल जाएगी। तो इनको गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर लेगी, गवर्नमेंट जो होगी वो अपने हिसाब से 3 एक्सपर्ट्स को रख लेगी। अब ये जो है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी, एक आरबीआई गवर्नर, एक सेक्रेटरी, ये और ये 3 जने, राइट। मतलब ये 6 जने ये डिसाइड करेंगे कि वो 3 जने कौन थे। देख रहे हो कैसा है, ये 6 जने डिसाइड करेंगे कि वो 3 जने कौन है। आई होप दिस इज क्लियर।
तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन कौन है, यू हैव टू टिक गवर्नर। बट ऐसा आ जाए कि सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसका चेयरपर्सन कौन है, देन इट विल बी द कैबिनेट सेक्रेटरी। दिस इज हाईली चांस ये कि आप उसके अंदर क्या करें, उसको मॉनेटरी पॉलिसी समझ लें। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमने कभी सुना नहीं था इस कमेटी के बारे में, तो आपने सुना नहीं हो तो आप सोचे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात हो रही है साहब, गवर्नर टिक करे आरबीआई गवर्नर। पर आरबीआई गवर्नर इज देयर बट ए मेंबर, नॉट द चेयरपर्सन। तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरपर्सन, जिसके अंदर आरबीआई गवर्नर, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और 3 एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ द इकोनॉमिक और बैंकिंग, they will decide, they together will decide who will be these 3 government nominees for the monetary policy committee. I hope this is clear to everyone. तो search cum selection committee is different and monetary policy committee is different. ये आपको इसके अंदर याद रखना कि सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का जो गवर्नर है, ठीक है, वो जो चेयरपर्सन है, सॉरी, दैट इज व्हाट, दैट द कैबिनेट सेक्रेटरी, और उधर जो है दैट इज आरबीआई गवर्नर। अब चलो भाई आगे हम चलते हैं। अब ये 3 मतलब 6 लोग आ गए कहीं से भी, ठीक है, ये 6 लोग यहाँ पर बैठे हैं, राइट, है ना। ये बैठकर आप डिसाइड कर रहे हैं कि साहब रेपो रेट कितना होगा, ये कितना होगा। तो एक तो बात, इनको कम से कम 4 बार मिलना है, ये भी लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि कम से कम 4 बार, 4 बार मिलना है कम से कम। उसके अलावा तुम कितनी बार मिल सकते हो, 4 बार तो मिलना ही। डिसीजन जो होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी, मेजोरिटी में डिसीजन। सर पर क्या हो कि अगर सर टाई हो जाए तो, है ना, अगर इन केस ऑफ टाई किसकी बात मानी जाएगी, जहां पर गवर्नर है ऑफ आरबीआई वहां की बात मानी जाएगी। मान लो टाई के अंदर कोई बोल रहा है, ये बोल रहे हैं यस, ये बोल रहे हैं नो, और गवर्नर इज ऑल्सो सेइंग नो, राइट, तो गवर्नर की बात मानी जाएगी। मतलब गवर्नर के पास एक तरह से आप कह सकते हैं सेकंड वोट है, कास्टिंग वोट है। इन केस ऑफ टाई गवर्नर विल डिसाइड, ठीक है, तो कास्टिंग वोट है उसके पास, राइट, सेकंड वोट है कि भाई जब टाई हो गया तो, बट इन केस ऑफ टाई ओनली। तो मैं अगर ऐसे पूछूं कि आरबीआई गवर्नर के पास क्या वेटो वीटो पावर है क्या, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर? आरबीआई गवर्नर के पास क्या वीटो पावर है क्या? नो, वीटो पावर इज नॉट देयर। वीटो पावर का तो मतलब ये होता है, वीटो पावर का मतलब जो मैंने बोल दिया वही होगा। एक होता है वीटो पावर तो नहीं है पर कास्टिंग वोट की पावर है, मतलब इन केस ऑफ टाई देन गवर्नर विल डिसाइड। तो दिस इज नोन एज कास्टिंग वोट, दिस इज नॉट नोन एज वेटो पावर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी गलत करके आ जाते हैं आप लोग, है ना। तो डिसीजन मस्ट बी टेक ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ए ईयर, और ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी हैज 1 वोट, हर एक का 1 वोट होता है। इन इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स गवर्नर हैज द सेकंड और द कास्टिंग वोट। तो वीटो पावर इज नॉट देयर पर कास्टिंग वोट की पावर है। कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है, कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि इन केस इक्वालिटी एस्टेब्लिश होगी तो फिर वो वोट कर सकता है। जैसे हमने स्पीकर के केस में भी पढ़ा था पॉलिटी में, जो आप भूल चुके होंगे अभी तक, तो रिवीजन नहीं है ना इसलिए। तो इन दिस कमिटी आरबीआई गवर्नर विल नॉट हैव ए वीटो पावर बट हैव द कास्टिंग वोटिंग पावर। अच्छा, ये जो मेंबर बैठे हैं 6 मेंबर यहाँ पर, ये भाई लोग है ना, ये 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली गवर्नर भी 4 साल के लिए अपॉइंट होता है, 4 का या पर 5 का होता है गवर्नर, ठीक है। पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो बाकी के लोग होते हैं वो 4 साल के हैं। नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं मेंबर्स, कि वही मेंबर वापस नहीं दिखने चाहिए, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ। ये शायद ये जो होगा दैट विल बी फॉर द गवर्नमेंट नॉमिनीज, ऑब्वियसली गवर्नमेंट नॉमिनीज के लिए होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर फिर तो जो दूसरे आरबीआई मेंबर होंगे तो रिपीट हो सकते हैं फिर? वो रिपीट हो सकते हैं, एक बार मैं देख के बता दूंगा, पर मेरे को लग रहा है क्योंकि आरबीआई के अंदर तो क्योंकि डेप्टी जो वो होता है गवर्नर, दैट विल बी फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी, वो पूरा टाइम पीरियड सेम ही रहता है, पर उसका भी टाइम पीरियड 4 या 5 साल का ही होता है। तो एक बार मैं आपको देखकर बता दूंगा, ये मेंबर्स जो है 4 साल के लिए होता है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्या ये गवर्नमेंट नॉमिनीज के बारे में बातें हैं, पूरी बॉडीज के बारे में, पूरी मेंबर्स के बारे में, ठीक है। quorum ऑफ फॉर ए मीटिंग शैल बी फॉर द 4 मेंबर। जब तक 4 मेंबर्स नहीं होंगे ना तब तक quorum नहीं बैठेगा, तो तब तक मीटिंग नहीं होगी। कम से कम 4 मेंबर तो होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ होम विल बी गवर्नर, गवर्नर भाई को तो होना ही है। एंड इन एब्सेंस द डेप्टी गवर्नर विल बी देयर हु इज द मेंबर ऑफ द एमपीसी, ठीक है। आई होप दिस इज, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं देखकर बता दूंगा हमेशा। अब
देखो कोई भी कमेटी होती है ना, उसकी रिकमेंडेशंस जो होती हैं, कमेटी जो होगी उसकी रिकमेंडेशंस, दे आर जस्ट अ रिकमेंडेशंस, वो रिकमेंडेशंस होती हैं बस, है ना। दैट गवर्नमेंट विल फाइनली डिसाइड दैट उस पर क्या ले एक्शंस, बट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन जो है दैट इज बाइंडिंग, दिस इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई। जो उन्होंने ले लिया फिर वो लागू करना पड़ेगा आरबीआई को, फिर अपनी रेपो रेट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ एमपीसी वुड बी बाइंडिंग ऑन द आरबीआई, ये भी अपन को इसके अंदर याद रखना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो ये क्वेश्चंस करते हैं कुछ सॉल्व। इट इज मतलब एमपीसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। Member of MPCs are appointed for the 4 year and eligible for the reappointment. No, they are not eligible for the reappointment. It is statutory body set up as the RBI. Yes, statutory body के act से बनी हुई है body. Priority sector lending certificates are non tradable. Now this is tradable certificates. So this is also wrong. So which are correct पूछा गया है, तो A will be the correct answer. I hope this is clear. ये करो। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो आपको ये फैक्चुअल चीजें आपको इस तरह से याद रखनी। तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट सेम ही ये चीज के लिए यूज हो रहा है। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से व्हाइट इज नोन एज बेंचमार्क, वो भी अभी समझा देते हैं, ठीक। तो इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, है ना। और इट इज 12 मेंबर बॉडीज इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ द आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तो 12 मेंबर तो नहीं साहब। इट फंक्शन अंडर चेयरमैन, नो साहब। तो ए विल बी करेक्ट आंसर, 34th का ए करेक्ट आंसर, राइट। 35th देखो। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में तो कुछ नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में नहीं बोल रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। इट आल्सो एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन बजट कैसा बनाना चाहिए ना, नहीं ऐसा कुछ भी एडवाइस नहीं कर रही, अपने काम से काम रख रही है। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द आरबीआई एक्ट, यस ए विल बी करेक्ट आंसर। तो जितना इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन यही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइड करे, ज्ञान नहीं बांटना इसको, ठीक है, और किसी चीज के ऊपर नहीं है। अब देखो, हम ये समझ रहे हैं कि आरबीआई ने, जैसे आरबीआई पैसा देता है बैंक को, आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, और बैंक नीचे पैसा यहां पर डाल देता है। तो आरबीआई ने पैसा दिया बैंक को, है ना। अब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात समझ रहे हैं, और बैंक ने पैसा दे दिया इन भाई साहब को, राइट। तो आरबीआई क्या बोलेगा कि भाई पागल हो गए क्या, राइट। क्योंकि ये जो पैसा है, अच्छा, जब बैंक बोरोवर को पैसा दे रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर फ्रॉम बैंक परस्पेक्टिव, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एसेट और लाइबिलिटी। बताओ, एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज एसेट, क्योंकि पैसा लौट कर आएगा, है ना। पैसा आएगा भाई, थोड़े दिनों बाद पैसा आएगा। तो दिस इज नोन एज एसेट। बैंक ने तो एसेट सोच कर दिया था, बट कैसा हो कि एसेट परफॉर्म करना ही बंद कर दे, परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो उसको बोल देते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दिस इज नोन एज व्हाट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो राइट नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो ये समझो कि जैसे कोई पर्सन है, राइट, यही वाला केस कि बैंक ने इसको पैसा दिया था मान लो, राइट। अब इसका पैसा पे करे हुए 10 दिन हो गए, कुछ भी इंटरेस्ट भी हो सकता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी हो सकता है ना, इंटरेस्ट भी या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ भी या फिर बोथ। तो उसने बोला भाई आपका ना वो लोन पूरा हो गया था, 10 दिन हो गया आपको, आपने दिया नहीं वैसा वापस। बोले यार अभी देते हैं, 10 दिन ही तो बैंक भी सोचेगा हाँ भाई 10 दिन ही हुआ है भाई कि अभी दे देगा। फिर भाई पूरा महीना निकल गया, इसने फोन करा, साहब वो पैसा आया नहीं था आपका। बोला अच्छा 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 मैं करता हूँ, फोन करता हूँ तुमको, करता हूँ। 1 महीना हो गया साहब, 2 महीने हो गए,
तीसरे महीने में तो फोन ही लगना बंद हो गया कि ये सुविधा उपलब्ध नहीं है और ये नंबर उपलब्ध नहीं है, काइंडली चेक द नंबर एंड डायल अगेन। बोला भाई नंबर ही नहीं लग रहा भाई का घर जाके देखा, भाई का ताला लग रहा है बड़ा सा। आस पास से पूछा कि कहाँ गए भाई, ओ भाई तो गए लंदन, ठीक है, नानी के साथ, है ना, नानी गई लंदन, पकड़ी उसकी गर्दन, याद है, मतलब आपने सुना है, वैसा हो गया इसके साथ। तो विजय माल्या एक तरह से निकल गया, समझ में? तो ये जब इसको पता चला, जब 30 मतलब 3 महीने हो गए, तब इसको पता चला कि भाई ये अब पैसा वापस लौट कर नहीं आना। तो कोई भी प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अगर ओवर ड्यू हो जाता है फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज तक बैंक इंतजार कर रहा है, तो उसको हम बोलने लग जाते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 डेज तक तो बैंक को लगता है कि दे देगा भाई, दे देगा भाई, दे देगा भाई, पर जब बैंक फोन कर रहा है, फोन बंद आ रहा है, और दिस नंबर काइंडली चेक द नंबर यू एंड डायल अगेन ऐसा आ रहा है, तो फिर लग रहा है कि भाई अब कुछ गड़बड़ है, तो उसको फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसके अंदर बोल दिया जाता है 90 डेज तक के पीरियड के बाद का। तो ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, 90 डेज और मोर, ठीक है, जब हो जाता है लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, पेमेंट या फिर दोनों हो सकते हैं, remained overdue for a period of 90 days or more, then it is known as non performing asset। तब इसको एनपीए अपन ने बोल दिया। तो मतलब बैंक ऐसे बोल रहे हैं 90 डेज हो गए अभी तक पैसे नहीं आए, तो ये बोल रहा है कि भाई फिर तुम क्या कर रहे हो, एनपीए वाले अकाउंट में डाल दो उसको, अब आने भी नहीं हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दो। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, बट इस डेफिनेशन में दिक्कत यह है कि 90 दिन तक वेट काहे कर रहे हो भाई, पर 90 दिन तक कर रहे हो तो फिर उसके बीच में, टाइम पीरियड के बीच में आपको कुछ करना चाहिए, उस टाइम पीरियड के बीच में कि भाई 1 महीना हो गया तो उसके अंदर कुछ कर रहे हैं, 2 महीने हो गए तो उसको कुछ करना चाहिए भाई आपको, ऐसे 90 दिन तक तुम साइलेंट ही बैठ गए। इसलिए फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए हुआ, और उसके अंदर हम समझेंगे एनपीए के अंदर क्लासिफिकेशंस जो होंगे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन होंगे, एक तो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, एक लॉस एसेट होता है, और एक डाउटफुल एसेट होता है, डाउटफुल एसेट होता है और एक लॉस एसेट होता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे, राइट। खैर, ये तो बात हो गई विजय माल्या टाइप के आदमी की। अब रामलाल को लेकर आए, तो रामलाल कौन है सर, गांव का किसान। अगर मान लो एग्रीकल्चर लोन है तो उसको एनपीए कब बोलोगे? अब गांव वाले जो आदमी होता है ना, फार्मर का ये होता है कि साहब अभी हम आपसे पैसा ले रहे हैं, एक बार हम पैसा लगा दिया, सीड खरीद लिया, फर्टिलाइजर खरीद लिया, खेत हो गया हमारा, फसल उग गई, फसल उग गई, फसल कटेगी और फसल बिकेगी, उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा, फिर हम तुमको लौटाएंगे। तो बैंक इसके अंदर अगर मान लो कोई ऐसी फसल है जो जल्दी जल्दी उगती है, ठीक है, दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो बैंक देखता है कि 2 सीजन निकल जाने दो, उसके बाद हम एनपीए में डालेंगे। और अगर कोई लॉन्ग टर्म क्रॉप है, लॉन्ग लॉन्ग क्रॉप सीजन वाली है, राइट, जो कि 4-5 महीने लेती है उगने में, तो उसके अंदर वन क्रॉपिंग सीजन कंसिडर करा जाता है। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग डेज दे आर कंसिडरिंग सीजन्स, तो 2 सीजन फॉर द शॉर्ट टर्म क्रॉप्स और लॉन्ग टर्म क्रॉप्स के लिए 1 सीजन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है, राइट। आज वो जो ग्रुप बनाया ना एससीएस का, उसमें एक काम करना, आप सब लोग हरियाणा का बजट पढ़ना, बजट की समरी है ना, बजट पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। उसके अंदर कितना जो है जीडीपी करा गया है, कि जीडीपी काउंट कितना करा गया, कितना एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, ये लिख लो एक जगह, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल रिसीट्स कितनी है, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है ना। इसके अलावा ये समझ लेना टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये भी कर लेना, और उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, राइट, और फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, राइट, ये चीज प्लस इसके अंदर और करना, रेवेन्यू डेफिसिट के बाद फिर आप इसमें देखना करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। ये सारी जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आज ग्रुप में डाल देना, कोई भी बच्चा या फिर सारे बच्चे देख के ग्रुप में डाल देना, और इनको रट लेना, वो जो ग्रुप बनाया ना पीसीएस वाला, तो इनको रट लेना, है ना। ऐसे में तुमको डेली का कुछ कुछ देता रहूंगा हरियाणा से रिलेटेड, है ना, और वो चीजें आपको करनी है, सभी बच्चे ये करें, राइट। जस्ट गिव मी मिनट, 1 मिनट दीजिएगा।
आई होप ये सब कर लेना आप लोग, है ना। अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर करता हूँ। हाँ मैं करूंगा वो दीप, अभी तो आप सब ये करो पहले, है ना। मैं करूंगा उसके अंदर भी, तुम लोगों को कहीं तो सिलेक्शन करवाएं यार। अभी एक के ऊपर यूपीएससी के ऊपर ही भरोसा नहीं रख सकते, राइट। तो मैं करूंगा उसके अंदर कुछ कुछ चीजें, है ना। अभी मैंने बच्चों से नोट्स भी मंगवाए हैं, जिन भी बच्चों के पास नोट्स हैं, राइट। जिसके पास भी हरियाणा जीके के नोट्स है ना, कैसे भी नोट्स हो, मेरे को एक बार भेज देना, ठीक है। कहीं तो तुम्हारे साथ सिलेक्शन करवाना ही है मेरे को, ठीक है। कोई जैसे एचसीएस का सभी दे रहा है ऑलमोस्ट, तो उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा अपना लेवल बेस्ट जितना भी मेरे पास टाइम होता है, या फिर आप लोगों का सहयोग ज्यादा चाहिए होगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, है ना। चलो, तो आप यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर फार्म लोन्स द एनपीए वेरीज फॉर द शॉर्ट टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर द टू क्रॉपिंग सीजन, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर द वन क्रॉप सीजन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर होता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमको है ना एक आगे इसके समझने से पहले हमको प्रोविजनिंग समझना होगा। व्हाट इज प्रोविजनिंग? प्रोविजनिंग ऑफ लोन, राइट। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। और प्रोविजनिंग से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स है, और उसको अंडरस्टैंड करने हैं अपन, बाद में उसको अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो लोन प्रोविजनिंग क्या होता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड। देखो, मैं तुमको डेली का होमवर्क कुछ ना कुछ देता रहूंगा, तुम लोग करते रहना, राइट। उसको एससीएस वाले ग्रुप को, राइट। और जो भी बच्चे उसको सब ज्वाइन कर लो, उसमें अपन करते रहेंगे एक्टिविटीज कुछ कुछ, और उसमें डिस्कशन वाला ग्रुप इस तरह से रखेंगे जिसमें ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, राइट। बट ये है कि हाँ, गाइडेंस एक चलती रहेगी। तो हरियाणा जीके के लिए बेसिकली वो है कि उसके लिए अपन कर लें, ठीक है। तो मैंने नोट्स बोला है बच्चों को, और अभी भी बोल रहा हूँ, जिन भी बच्चों के पास नोट्स हो तो प्लीज दे दे, ठीक है। आपस में अपन मिलकर भी कुछ कर सकते हैं, राइट। लोन प्रोविजनिंग, राइट। लोन प्रोविजनिंग क्या होता है ये समझो, कि जैसे कोई बैंक है, जैसे ऐसे समझो कि ये बैंक है, राइट। इसने इसको 1 लाख रुपए लोन दिया है, राइट। तो आरबीआई से कहता है कि अगर तुमको लग रहा हो कि 1 लाख में से है ना भाई, कुछ पैसा ही आएगा हमारे पास, मान लो हमारे पास 95,000 रुपीज ही आएगा, ठीक है। हमारे पास पूरा पैसा नहीं आएगा। अभी करते हैं दीप उसके बारे में बात, है ना। अभी ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो हम क्या करें, हम बैंक से कहा कि भाई तू अपने प्रॉफिट में, जैसे इन दिस केस कि लोन में अपने 1 लाख रुपए दे रखे हैं, पर 10 लाख रुपए का लॉस हो सकता है, सब बैंक समझ रहा है। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन दैट बैंक अपने प्रॉफिट में से 10,000 रुपए एक तरह से एक रिजर्व में रख लेगा, 10,000 रुपए की प्रोविजनिंग कर लेगा, ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई, इन केस कि अगर ये पैसा नहीं आया तो हमारे पास ये बफर के अंदर पैसा है, जिससे कि डिपोजिटर का पैसा वेस्ट नहीं होगा, हमने अपने प्रॉफिट में से रख लिया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि साहब हमारा जो होगा कंपनी का इतना लॉस हो जाएगा, हमने कोई कंपनी स्टार्ट करी इसमें लॉस है, तो आप बफर में जैसे रख लेते हैं ना कुछ पैसा, कि इतना पैसा हम रख लेते हैं, वो लॉस को एक तरह से एब्जॉर्ब करने के काम आएगा इन केस लॉस हो जाता है तो। भाई ये तो कह रहा है कि 1 लाख रुपए आ जाए तो बढ़िया है, बट अगर मान लो 1 लाख में से 90,000 ही आता है, इसको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ से ज्यादा नहीं आ पाएंगे, 90,000 ही आएंगे, तो 10 लाख का लॉस हो सकता है, ऐसा करता है बैंक, ऐसा सोचता है। और बैंक डू द प्रोविजनिंग, लोन की प्रोविजनिंग कर देता है। दिस इज नोन एज प्रोविजनिंग कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो लोन प्रोविजन एज डिफाइंड बाय द आरबीआई रेफर्स टू अलोकेशन ऑफ फंड सेट असाइड बाय द बैंक टू कवर द लॉसेज इनकर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टेड लोन्स, राइट। In simple terms, it is a reserve of cash that the bank keep to mitigate the impact of the losses resulting from the borrower's failure to repay their loan. This provision act as a expense on the bank's income statement. तो वो अपने प्रॉफिट में से ये पैसा जो है प्रोविजनिंग में डाल दे रहा है, ठीक है। दैट इज नोन एज लोन प्रोविजनिंग, इसको अपन लोन प्रोविजनिंग कहते हैं। अब लोन प्रोविजनिंग के अंदर एक टर्म होता है प्रोविजनिंग रेशियो, प्लस उसके अंदर एक और टर्म है, ठीक है, एक चीज और इसके अंदर ऐड करी गई है, राइट, जिसके अंदर एक तरह से सीलिंग डिसाइड कर रखी है आरबीआई ने। तो वो करंट अफेयर्स के अंदर, पर उसको समझना अभी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन बाद में उसको करंट अफेयर्स के अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। बट जैसे बैंकिंग खत्म होगा उसके बाद। तो प्रोविजन अकाउंटिंग इन्वॉल्व सेटिंग असाइड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फॉर एंटिसिपेटेड फ्यूचर लाइबिलिटीज और लॉसेज, ensuring फाइनेंशियल प्रिपेयरनेस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको इसके अंदर क्लियर है, राइट। अभी अपन है ना क्लास यहाँ तक ही रख रहे हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा सा आज थोड़ा सा बिजी हूँ, राइट। उसका शारदा के बहुत हाई फीवर है, अभी उसका ही कॉल आया था, राइट। तो इसलिए आज क्लास इतना ही रखते हैं। शाम को अपन एनवायरनमेंट की क्लास ले लेंगे, और आज करंट अफेयर्स की क्लास होगी अगेन। वो तो अभी इकोनॉमिक सर्वे का तो थोड़ा परसों ही क्लास रखने की सोच रहा हूँ मैं, राइट, इकोनॉमिक सर्वे का, पर करंट अफेयर्स की आज क्लास रख लेंगे, राइट। क्योंकि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक कुछ अपन कर लेंगे। हाँ, जल्दी से बताओ सजेशन क्या था। बेसल नॉर्म से डिफरेंट, बेसल नॉर्म से भी कराना है, बाद में करेंगे बेसल नॉर्म। जल्दी से बता दो दीप।
सर जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं ना उस ग्रुप में, तो उनको आप डिवाइड करके दे दो कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल पता करनी है। पर स्टूडेंट आप डिवाइड कर दो, उसके बाद नोट्स बना के वो आपको सेंड कर देंगे, आप उसको एक बार चेक कर लेना कि इसमें कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ कम करना है, और फिर वो ग्रुप में डाले जाएंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। आपने लिख भी दिया था वो, ठीक है, तो आई विल कंसिडर दैट। बट अभी तो सब बच्चे थोड़ा स्टार्ट तो करो, ये सब चीजें जो कह रहे हैं सभी करो अभी एक बार ये सब चीजें, क्योंकि ये सबको याद करनी। तो सब सर्च करके मेरे को दे देना। जैसे 2 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीज जो है उनका टोटल एक्सपेंडिचर है, कल मैं देख रहा था इसके अंदर। ठीक है, और बाकी की चीजें, फिजिकल डेफिसिट कितना है, ये सब चीजें, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, करंट अकाउंट एंड सो ऑन, राइट। तो अपन इसको देख लेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।